हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1। सो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर जो है फिनिश किया है। अब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। अब मैट्रिक्स के बिना डिटर्मिनेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बेसिकली मैट्रिक्स को ही कन्वर्ट किया है डिटर्मिनेंट में। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं जिनको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? सो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग बनाते हैं डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट लिखते हैं। जैसे ए मेरा है 1/1 का, या ए है अपना 2/2 का मैट्रिक्स, ए है अपना 3/3 का। हमारे सिलेबस में ये तीन ही टाइप के डिटर्मिनेंट मिलेंगे, 1/1, 2/2, 3/3। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला ये है 3/3 का, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये कोई मॉडुलस का साइन नहीं है, इट इज नथिंग लाइक मॉडुलस। मॉडुलस तो क्या कहता है कि हमेशा पॉजिटिव देगा। तो दिमाग में रखना कि इसकी वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहली बात हमें ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1/1 का A11। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A11 लाइक दैट। 2/2 का लिखेंगे A11, A12, A21, A22। याद आई कुछ कहानी? तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? A11, A12, A21 और A22। सिंपली डिटर्मिनेंट के साइन में यहाँ पर इस तरीके से डंडे, वहां पर सीधा अपना डंडा बनेगा। और A3/3 की बात करें तो दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23। और ये है A31, A33, A32 और A33। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये है मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो सिंपली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, just like that. डिटर्मिनेंट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी का? आई डोंट थिंक सो, कोई डाउट नहीं है किसी का। हाँ जी, मैं अभी धीरे धीरे इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एक करके हम बात करेंगे। सो इधर आ जाओ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 सबको पता है। हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी 1/1 ऐसे नहीं लिखेंगे। 1 ऑर्डर की अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, ऐसा कुछ हम लोग बात करेंगे। तो एक पहले मैंने लिया मैट्रिक्स A11, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A11। तो इसकी वैल्यू में निकालेंगे तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी A11। देखो हम लोगों ने मैट्रिक्स की बात की, मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं निकलती। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही रहता है, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेंगी। डिटर्मिनेंट को अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। सो 1/1 में वही रहता है, एक ही अपने पास एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2/2 का, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पर कैसे काम करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको, इसको आराम से समझना कि यहाँ से ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इंटू A22 माइनस इसको इससे करेंगे A21 इंटू A12। कुछ नहीं किया, सिंपली हमने A11 को A22 से माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये हमारे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर। सो डिटर्मिनेंट का हमेशा एक वैल्यू निकलेगा, डिटर्मिनेंट का हमेशा एक वैल्यू निकलेगा, लेकिन वही मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं। मतलब आप इसको कैलकुलेट करके बोले ये अपने आप में है जो है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इतनी सी बात हम लोग कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस। तो डिटर्मिनेंट का साइन है, तो देखो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 2
2 इंटू टू माइनस, यहाँ माइनस लगाया था, दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 4, तो ये हो चुका है 4 माइनस ऑफ -4, तो 4 प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू 8। सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ चुका है अपना 8। इज इट क्लियर? फटाफट से कमेंट करते रहो बीच बीच में, एक आध यार आप लोग को मोटिवेशन देते हैं हम लोग, तो हमें भी तो तुम्हारी मोटिवेशन चाहिए, और तुम्हारी मोटिवेशन क्या है, हम लोग पढ़ाएंगे, और हमारी मोटिवेशन क्या है, तुम लोग बीच बीच में कमेंट्स करते रहो कि यस मैम गॉट इट, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना भाई सारे बच्चों को। चलिए अब आती है बात डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3। 3/3 का एक अपने पास डिटर्मिनेंट मैंने बनाया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इनको काम करना थोड़ा सा सावधानी से, इनके लिए थोड़ा सा आराम से करना है ना। ये 2 3 है, ये 3 3 है। सो ये हमारे रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना सीखना है। इसमें ही बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कैसे, पहले कोई भी एक रो पकड़ लो, तो हम अभी अभी सीख रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट रो को यूज किया, ठीक है, पहली रो को यूज किया। सिमिलरली पहला कॉलम, पहला दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, या यहाँ पे दूसरा रो, तीसरा रो, कोई भी एक रो को यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन कैसे चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना स्टार्ट किया, तो पहले A11 लिखा। देखो यहाँ पर A11, या तो ऐसे समझ लो कि प्लस, यहाँ से प्लस स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, मतलब आप चाहे ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं, लेकिन डायगोनली मूव नहीं करेंगे बालक, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। और जरा देखेंगे गौर से, किसी ने आइडिया लगाया हो तो ये जो यहाँ पर लिखा है 1 + 1 इवन है तो साइन प्लस, और इनका सम ऑड है तो माइनस, 1 + 2 3 ऑड, 3 + 1 इवन, 2 + 3 5 ऑड, माइनस 3 + 3 6 इवन, प्लस 3 + 2 5 माइनस 3 + 1 4 प्लस 2 + 1 माइनस 2 + 2 4। क्लियर? सो इस तरीके से तो इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो A11 ये सम 2 है और ये स्टार्टिंग प्लस, तो प्लस होल्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रुको, इससे रिलेटेड ये A11 जिस कॉलम में और जिस रो में आता है उसको हाइड करेंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे A22, A23, A32 और A33। इज इट क्लियर? इस A11 के लिए इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और इस रो को हाइड किया, ये चीज जो बच गई A22, A23, A32, A33 लिख दिया। अब प्लस माइनस A12, अब भूलते हो तो इनका साइन, इनका जो 1 I और J की वैल्यू है, रो और कॉलम का सम करेंगे, 1 + 2 क्या होता है 3 विच इज ऑड। अब A12 जिस रो और कॉलम में है, A12 जिस रो और कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, तो यहां से क्या बच गया, A21, A31, A23 और A33। अब इसके आगे बढ़ गए प्लस A13, ठीक है, A13। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये बचा हुआ डिटर्मिनेंट 2/2 का जो बच रहा है, A21, A22, A31, A32 लिख दिया। अब 2/2 का तो अभी हमने सीखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इधर कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अभी ये क्लियर हुआ? अभी हम बच्चे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा समझ जाएंगे तो डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई करके इस स्टेप से यहां जंप करेंगे। क्लियर? समझ आया? सिंपल है ना प्रोसेस। अभी आप लोग को बस इतनी हैबिट लगाने की फर्स्ट रो को यूज करके काम कर रहे हैं, माइनस A12 ब्रैकेट दिस माइनस दिस, तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 दिस माइनस दिस, तो A21 इंटू A32 माइनस A22
into A31। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी का? तो बस इस तरीके से अब इसको हम कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर ABCD चल रहे हैं, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, बट व्हेन वी विल गेट सम न्यूमेरिकल डेटा तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। समझ आया कि किस तरीके से 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है? आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा। देखो अब इसको यूज करके हम काम कर रहे हैं। मैं इसी क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है और बूस्ट हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, है ना? तो हमने क्या लिखा? 1, इधर 1, तो इस करस्पॉन्डिंग रो और इस करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 2 -1 2। इज इट क्लियर बच्चों? इसको और इसको हाइड कर दिया तो यही बचेगा, ठीक है? अब इधर आ जाओ, प्लस माइनस, तो -2। अब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसको तो हटाओ, पर करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 2 4 और 2, ठीक? अब प्लस माइनस प्लस तो +3, इधर पहुँच गए। अब यहाँ पे पहले सारा भगाया ही, ठीक है? प्लस माइनस प्लस, ठीक? जिस रो को यूज कर रहे हैं उसी के साइन डिफाइन करते हैं। बाकी जनता से अपने को कोई मतलब नहीं है, बाकी जनता से यहाँ अभी कोई मतलब नहीं है। ओके, दिस एंड दिस हाइड किया तो क्या बचेगा? 3 1 4 -1। करें जी कैलकुलेट 1, ठीक है? ब्रैकेट में दिस 1 × 2 2 माइनस, इसको करेंगे तो -2, -2 आउटसाइड, 3 × 2 6 -4 × 2 8 प्लस 3 3 × -1 -3 4 × 1 -4। तो ये 1 तो हटा दें, 2 + 2 -2, ये बचेगा -2 + 3, ये बचेगा -7। आप लोग कैलकुलेशन करने में फास्ट हो कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। माइनस माइनस +4 और ये 7 × 3 -21, सो 8 -21 तो कितना मिलेगा? -13। एम आई राइट? सही है? क्लियर हो गया कि कितना मिल गया अपने को? -13। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ चुका है? -13। अब ये देखो, मैंने फर्स्ट रो को यूज करके इसको एक्सपेंड किया तो वी आर गेटिंग इट्स वैल्यू -13। तो पहली बात, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, इट इज नॉट एनी मोर मॉडुलस। ये अपना मॉडुलस तो बिल्कुल नहीं है ना? समझ आया? अब मैं इसको आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, फर्स्ट कॉलम को यूज करके एक्सपैंड करेंगे। 1 3 4 2 1 -1 एंड 3 2 2। अब आप लोग भी प्लीज फटाफट से इसको कैलकुलेट करो सो दैट यू कैन गेट योर आंसर, है ना? इसको यूज करके बात करेंगे तो 1 प्लस चल रहा है, माइनस प्लस, ऐसे करके तो इसको हाइड करेंगे। अब इस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया तो 1 2 -1 और 2, ठीक? इसको रिमूव किया, ओके, -3। अब इस करस्पॉन्डिंग इसको हाइड किया तो क्या बचेगा? 2 3 -1 2, ठीक? क्लियर? अब +4, अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया तो 2 3 1 2। नाउ 1 यहाँ पर 2 × 1 2 माइनस -1 × 2 -2 -3 ब्रैकेट 2 × 2 4 -1 × -3 -3 प्लस 4 2 × 2 4 -1 × 3 3 2 -+ 2 -3, इधर 4 + 3 + 4 4 -3 1 4 -3 × 7 + 4, देख रहे हो? 4 -21 + 4 4 4 8 -21, so we are getting -13 again। तो कहीं से भी कैसे भी करो, अभी तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड किया है, आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैम क्या ये सेकंड कॉलम को यूज करके भी बनेगा? डेफिनेटली। आप जिस करस्पॉन्डिंग कॉलम के लिए जा रहे हैं, तो सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले उस पर है, इस पर, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। यहाँ सेकंड वाले पर है, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। थर्ड वाले पे है, इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट,
बस इसको याद रखना है कि हमें लिखते टाइम उस वैल्यू के लिए उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करना है। क्लियर, गॉट इट? चलिए तो फिर अब इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कभी मैट्रिक्स में देखा था कि एक मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है 4 के, तो हम वहां पर मैट्रिक्स कभी एक डेटा के इक्वल नहीं होता था, तो हम वहां पर जानबूझ के क्या लिखते थे, यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन दिस इज अ डिटर्मिनेंट, सो वी कैन सॉल्व दिस वन और विच इज इक्वल टू 4, सो हमें मिलेगा एक इक्वेशन एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। सो अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको हिंट और दे रही हूँ, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके अपने नोटबुक में लिखो, जहां पर भी आप नोट डाउन करते हैं। जिस भी रो में नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा होंगे उसी को यूज करोगे आप कैलकुलेशन करने के लिए। जिस भी रोज में और जिस भी कॉलम में, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा रहेंगे उसी को आप अपना डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए यूज करेंगे। एम आई राइट? वाई? क्योंकि जीरो आएगा तो जीरो हम ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो ये हर चीज को जीरो बना देगा। ये तो बड़ा भारी हथियार है, जैसे कहते हैं ना वो परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना है कि एक करो और सारा खल्लास। तो सेम टू सेम जीरो मैथमेटिक्स में वही काम करता है। चाहे आपने 1 करोड़ क्यों नहीं लिख रखा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो जीरो ही बनाएगा। तो सेम टू सेम एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब है। और जीरो का इन्वेंशन किसने किया था, पता है किसी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने किया था जीरो का इन्वेंशन। आई होप यू शुड नो, है ना। तो अब मुझे यहां पर दिख गया कि दिस पर्टिकुलर रो हैज 1 0, कहीं पर तो कोई एक भी नहीं है, एटलीस्ट इसमें एक तो है, हम इसी को यूज करके बात करेंगे। तो यहां पर अरे चलो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब 1 के लिए हमने डिस्कस किया, 1 के लिए डिस्कस किया डिटर्मिनेंट ऑफ, छोड़ो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया। अब थोड़े बड़े बच्चों से बातें करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 3 1 के 2, नेक्स्ट है -2, ठीक है, -2 की बात करेंगे। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 1 3 2 प्लस 0। अब देखो 0 आ गया, अभी मैंने बताया 1 करोड़ को 0 बना सकता है, तो ये छोटी सी बात है। 0 वाला रो और कॉलम हाइड किया तो 2 3 3 के, ये तो मैं अभी लिख भी रही हूँ, बाद में तो हम लिखेंगे भी नहीं। 0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, सो दिस इज बिकमिंग 0। तो यहाँ से 1 आउटसाइड, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू के -2, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 1 3 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 4। तो मजा आया ना, ये कैलकुलेशन कम हो गई। आप सपोज करो इसको यूज करके करते 1 2 3, तो तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ता, लेकिन आंसर वही आता। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वही वाला सिनेरियो जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी बस। दिस इज 6 माइनस के -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज 6 माइनस के -2 इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 कितना मिल गया, 4 माइनस के विच इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 4 माइनस के, अरे भाई मजा ही आ गया, के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या है, 0, मतलब यहाँ पर ये के है विच इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गई सारी बातें यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बताओ भाई डिफिकल्ट है या सिंपल है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा, पहले मुझे बताओ। बड़े आसानी से हमने काम कर लिया। तो के का वैल्यू क्या निकल के आ चुका है, 0। तो इजीली आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे और जिसके भी इक्वल दे रखा है काम करके हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 x। 1 मिनट का टाइम आपके सामने है, आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली यहाँ पे क्या गलती होने वाली है। तो आई वॉन्ट टू नो कि तुम लोग कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और बाद में आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट डू इट। ऐसा जल्दी जल्दी भाई फटाफट से करो, जल्दी से करो। देखो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, जो तुम्हारी गलती है और बहुत सारे बच्चों ने किया होगा
ओ, टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, मैम ने बताया था 2 इज इक्वल टू 2x कर देंगे, 4 के दे रखा है, चलो तो x इज इक्वल टू 1। अरे भले मानस, आगे भी थोड़ा बढ़ जाते, 5 और 6 आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन फिर आपको यहाँ से फिर खतरा लगता कि अरे फिर से दे रखा है x इक्वल टू 1, तो लेकिन ये और ये भी इक्वल नहीं है, बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेथड। ये हम सिनेरियो किस में करते हैं? मैट्रिक्स में। क्या मैंने आपको डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया तो आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाया? डिटर्मिनेंट में हमेशा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके ही हम यहाँ पर कोई भी अलजेब्रा ऑपरेशंस लगाएंगे। तो इधर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लिखा है 2 4 5 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 2i6 6 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2 minus 20 and this is equal to 2x square minus 24। 6 into 4 कितना होता है? 24। Let's start, this is minus 18 is equal to 2x square minus 24। इधर ले आएंगे 24 minus 18 which is equal to 2x square। आ रहा है दोस्तों मजा? एकदम बढ़िया। So this is 6 is equal to twice x square, so x square is equal to 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई है? प्लस माइनस √3। x square is equal to 3, so you are getting x as प्लस माइनस √3। क्लियर? समझ आ गया? कोई डाउट? So कभी भी आपके सामने मैट्रिक्स लिखी है, उनका रूल्स अलग है, और जब भी डिटर्मिनेंट लिखे उनके रूल्स डिफरेंट है। ठीक है, अब हम थोड़ा अलजेब्रा की बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। ठीक है, तो इट इज़ टोटली डिफरेंट देन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में उन्होंने बोला था कि दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स देन वी कैन ऐड, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक 2x2 का डिटर्मिनेंट दे रखा है, 3x3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो उनको ऐड करने का एक ही तरीका है। क्या? पहले उनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे। तो जैसे सपोज करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है मुझे 2 3 -1 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है अपने को क्या? 1 0 -1 3 5 2 एंड 7 4 -1। आप कहो कि मैम मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात करें तो डेफिनेटली वी कैन। हाउ? इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव यू सम नंबर, इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव यू सम नंबर, टू नंबर्स को वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइनली हमारे पास एक छोटा सा नंबर है, ये कोई अपने पास 2x2 या 3x3 का ऐसे मैट्रिक्स टाइप नहीं है, सो वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट वेरी इजीली। ओके, टू डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, टू डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है ना, कि हमारे पास सपोज करो यही ए है यही बी है, सो विच इज इक्वलेंट टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यस, आप चाहो तो ए और बी ये दो मैट्रिक्स है, एक ए है हमारी 2x2 की, बी है हमारी 3x3 की, बट इस सिचुएशन में हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ए कितना है अपना 2x2 का है और बी हमारा कितना है 3x3 का है। सो ए बी जो है पॉसिबल नहीं है, ए बी जो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इन सिनेरियो में कुछ इस तरीके का होगा कि ए बी मैट्रिक्स जो है पॉसिबल होगा, ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, तो हम क्या करेंगे, मतलब ए मेरे पास एक है 2x2 का और बी है 2x2 का, तो ए बी मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स बन गया, इसका डिटर्मिनेंट लो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ये एक बढ़िया अच्छी सी प्रॉपर्टी है, बड़ी सुंदर सी प्रॉपर्टी है कि ए और बी मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर ए को अलग कैलकुलेट करो, बी को अलग कैलकुलेट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल, डेफिनेटली ये सिंपल बनेगा, क्योंकि याद आया वो दिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, कितना सारा टाइम लगा था, और मैंने बोला था कि भाई मचाना खूब घर पे बैठ के, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उतना आसान लगेगा। किसी बच्चे ने 1 या 2 ही किए होंगे ना, वो अभी इतना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सुनते उसके दिमाग में से खलबली सी मच गई, अरे फिर से आ गया। और जिन बच्चों ने, जिन छोटे भाई बहनों ने खूब सारी प्रैक्टिस की होगी, उनको मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताओ, आ रहा है ना? कह रहे मैट्रिक्स पढ़ने पे हाँ थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन
बाय अ स्केलर। ये तो बड़ा ही डिफरेंट है मैट्रिक्स से, बड़े अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, 1 2, बेटर है कि मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, A11 A21 A12 A22, ठीक है। जब आपको बोला जाता था, यहाँ पर इसके ऊपर डंडे भगा दो, कि K इंटू A करना है, मतलब K हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, K मेरा एक अपना क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है K से। तो क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं सबको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, यही बोला था, यही बोला गया था, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट और साथ के साथ सपोज करो कि मुझे, अरे ब्लू कैसे चलेगा, कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, ट्वाइस A11 ट्वाइस A12 ट्वाइस A21 और ट्वाइस A22। तो मैंने यहाँ से किया कि अरे हर जगह मुझे 2 दिख रहे हैं, तो हम 2 कॉमन लेंगे इस मैट्रिक्स में से, तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलेगा ना, ऐसे थोड़ी कि एक रो में से निकल जाएगा। यही सिखाया कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम कॉमन निकालेंगे तब भी तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकाल के लाएगा वो। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी आप लोगों को? तो ये बी है, तो यहाँ पर बी हमारे पास क्या आ गया, बी जो है ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल आ चुका है। ये मैट्रिक्स हमारा ए था, ये मैट्रिक्स हमारा ए था। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, वापस से वही रिवाइज करवाया। अब बात करेंगे किसके बारे में, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं। जब मैंने लिखा, एक डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जब मैंने लिखा यहाँ पे ट्वाइस A11 ट्वाइस A12 A21 A22 A22। अच्छा, आपको इसको लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रो से कॉमन लेकर के जाते हैं, इसको दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं क्योंकि ए हमारा कुछ और है। सपोज करो मैं बी ही लिख लेती हूँ, बस तुम्हें आइडिया लगेगा। ये बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स था, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं, सो यू विल गेट सम आइडिया कि इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू A11 A22 माइनस इधर से करेंगे 2 इंटू 2 इंटू A21 और A12, तो कितना निकल गया 4 A11 A22 माइनस 4 A21 A212। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, A11 A22 माइनस A21 A12। ओके, एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है अपने पास, A11 A12 A21 A22, ठीक। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे A11 A22 माइनस A21 A12, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बोले मैम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो लिखा हुआ है, ये हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे थे। सो फाइनली वी आर गेटिंग इन दिस सिनेरियो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऐसा क्यों हुआ, बोले यहाँ तो हमारे पास चीज कुछ डिफरेंट है कि मैट्रिक्स बी जो है ए में 2 का मल्टीप्लाई करके मिल रही है। समझना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी बात है। मैट्रिक्स में एक मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू बी, लेकिन जब इनका डिटर्मिनेंट लिया तो ये तो 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बट इस सिनेरियो में एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होता है। मतलब मैं यहाँ पर 2 कॉमन निकालना चाहूँ तो 2 यहाँ से भी कॉमन जाएगा और 2 इस रो से भी कॉमन जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा ये। तो इसका एक फॉर्मूला निकलने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो इसलिए 4 बाहर आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 2 इधर 2 इधर, तो 2 की पावर 2। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 2 हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहुँच गए। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं
कि यहाँ पर हम डिस्कस करें कि मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि हमें ये दे रखा है ये मैट्रिक्स, इनका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के लिखेंगे और ये हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2 का, तो कैसे लिखेंगे 2 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बचेगा। देखो डायरेक्ट हम यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला हम लोग डिज़ाइन करें, यहाँ पर इफ A and B are of order n ऑर्डर की है और दे रखा है A इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट K इंटू B, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ KB की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल हो, K बाहर आएगा, ऑर्डर n लग के डिटर्मिनेंट ऑफ B ऐसे रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो 4 बाहर आया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो इसका मीनिंग हम हर पर्टिकुलर रो से एक रो से कांस्टेंट निकाल सकते हैं कॉमन, लेकिन मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से कॉमन निकालना होता था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं A इक्वल टू K इंटू B, इनका डिटर्मिनेंट लिया तो कांस्टेंट के ऊपर पावर लग के आएगा कौन सा, जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे सिलेबस में है और इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। सो इसको बिल्कुल रट लो और अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक में, क्यों हुआ कैसे हुआ सब समझा दिया, गाना तो दिमाग में नहीं हुआ, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन वहाँ पे डिटर्मिनेंट में हर पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से वी कैन टेक आउट एज एन कॉमन, ठीक है। अब सामने कुछ क्वेश्चंस की बारी। ए दे रखा है 3520, बी दे रखा है 117 0 -10, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो अगेन 2 मेथड्स भी है, मैं आपको बोथ मेथड से बताने वाली हूँ कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं 3250, मल्टीप्लिकेशन भूले तो नहीं हो दोस्तों। अच्छा आप लोगों को मुझे दीदी कहना अच्छा लगता है या मैम कहना अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना, बड़ा मन हो रहा है आपसे आज इंटरैक्टिव होने का, सो प्लीज़ लेट मी नो, है ना। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 0 0, दिस इंटू दिस 3 इंटू 17 प्लस 5 इंटू -10, this into this तो 2 into 1 plus 0 and this into this तो 34 9 plus 0, करें कैलकुलेट 3 2 0, ये हो गया 51 minus 50 सो 1 और ये हो गया 34, दिस इज योर ए बी। अब हम बात करें ए बी का डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या मिलेगा 3 2 1 34, 3 2 134, so 3 into 34 minus 1 into 2, so this is 2, this is 0 1 minus 2, so it is giving you 100, okay। अब हम मैं आपको बोलती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो, तो डिटर्मिनेंट 3 5 2 0, तो ये कैसे करेंगे 3 into 0 minus 2 into 5, कितना आ गया 0 minus 10, so which is -10, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात करें 117 0 -10, तो अगेन 1 इंटू -10 -0, तो ये आ गया -10। तो अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना था, तो आई सेड कि इट इज इक्वलेंट टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बार बार आपके सामने एक आई जा रही है बात कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से दिस इज -10 इंटू -10, तो कितना आ चुका है 100, और अभी हमने इसको डायरेक्ट किया था विच इज़ ऑल्सो 100। अब अगली बार से पहले ए बी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे क्या, क्या करेंगे सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विच इज़ इक्वल टू दिस वन। कैसा रहा आइडिया, मस्त है, झकास है। चलिए इस बात पे एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ए दे रखा है 101 012 004, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a विच इज़ इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। देखो डायरेक्ट मेथड बताती हूँ, बाकी हम पूरा प्रूफ करेंगे कि कैसे काम करना है। यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, अब 3 को बाहर निकालना है, बट इस a का ऑर्डर जरा पहचानो दोस्तों, 1 2 3 3/3 का है, सो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को इसके सर पे लगाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 3 की पावर 3 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब जो बात लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है। हमने अभी फॉर्मूला सीखा था कि ए का डिटर्मिनेंट,
तो k बाहर आएगा तो क्या k की पावर क्या लगेगा उसका ऑर्डर। ओके अब यहाँ पर क्वेश्चन की जो मर्जी थी काम करते हैं। तो पहले 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले हमें 3a मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के लिए 3 0 3 0 3 6 0 0 और 3 × 4 12। बताया कि किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, हर एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने की बारी आ गई। तो डिटर्मिनेंट 3 0 0 0 3 0 3 6 12। वाओ, अब हमें एक ऐसा रो या एक ऐसा कॉलम चूज करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस हमें बहुत सारे दिखेंगे। वेल गुड, 2 जीरोस यहाँ दिख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉलम को यूज करके ओपन करेंगे तो अकेले 3 से काम चल जाएगा। 3 वाला कॉलम और रो हाइड किया तो क्या बनेगा 3 6 0 12। आगे लिखने की ज़रूरत है, ये ज़ीरो सबको ज़ीरो बनाएगा, ये ज़ीरो सबको ज़ीरो बनाएगा। तो आगे से जो एंट्री ज़ीरो होंगी उनके लिए आप लिख देंगे प्लस, ऐसे -0 और फिर +0। ठीक है, ओके। तो 3 इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 × 2 6 एंड 3 -0 × 6 0। तो ये मिल गया 3 × 36 और ये होता है 108, मुझे याद है। 3 × 6 18 1, 3 × 3 9 और 108। तो हमारा LHS कितना आ चुका है 108। अब भाई साहब कह रहे हैं कि RHS हमें निकालना है 27 ऑफ मॉड ए। तो RHS मैंने लिखा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं भी 12 बीच में गलती से मॉड ए बोल जाती हूँ, बट इट इज़ नॉट मॉड, इट इज़ डिटर्मिनेंट। लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 है ना, और 1 2 4। ठीक है, अब अगेन 27 तो कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर ऐसा रो या कॉलम फाइंड आउट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा रहेंगे, तो वी हैव फाइंड आउट। तो इसको कर लिया, तो इधर 1 लिखेंगे, इससे पर्टिकुलर रो कॉलम को हाइड किया तो ये बनेगा अपना 1 2 0 4 -0 +0, सबको 0 बना देंगे। ये 27 वी है। अब 1 तो हटा दो, 1 × 4 4 -2 × 0 और आगे सारा 0। तो दिस इज 27, ब्रैकेट के अंदर वी हैव ओनली 4। सो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 7 28 2, 4 × 2 8 + 2 0। सो दिस यू गॉट एज एन RHS। अब ये देखो हमारा LHS भी 108 आया था, RHS भी, वो हमें पहले ही पता था, तो आप लिखेंगे येस RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। दिस इज द प्रोसेस। बट हमने इस बात को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है, तो 3 की पावर क्या लग कर के आएगा बाहर, 3 की पावर 3 लग के आएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डन, आगे बढ़े। चलो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट की जान होती है, बिना प्रॉपर्टीज़ के हमारा कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टीज के बिना। तो देखो एक बार, पहला प्रॉपर्टी है, कई सारी प्रॉपर्टीज हम करेंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। जो लिखा है एज इट इज बिल्कुल सही लिखा है। एक मैंने एक मैट्रिक्स सॉरी एक क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया विच इज़ फॉर 3/3 है ना, 3/3 का लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक, इधर वो कह रहा है कि आप सारी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो भी इसका वैल्यू जो है सेम रहेगा। तो मैंने इसकी रोज को क्या बना दिया, कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये बना दिया A31 A32 और A33। अब हमें नहीं पता, मैंने इसको नया नाम दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये था, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे जरा आराम से। देखो मैंने फर्स्ट रो को यूज़ करके ओपन करना स्टार्ट किया A11,
तो इसको बनाएंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 और A23 प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस A12, तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे A21 A33 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे A31 और A23 प्लस A13, इसको हाइड किया इसको हाइड किया तो इसको इससे करेंगे A21 A32 माइनस A31 A22, ये इसका वैल्यू आया डिटर्मिनेंट ए का। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब सिमिलरली मैं इधर बात करूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए, तो मैंने कहा कि मैं फर्स्ट कॉलम को यूज़ करके ओपन करूँ, कोई फर्क कि नहीं। सो A11 इसको हाइड किया तो मिलेगा दिस इंटू दिस, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस A12 इसको हाइड किया तो दिस इंटू दिस A21 A33 माइनस A23 और ये आपस में जाएगा A31 प्लस A13 की बात की, ठीक है, तो इसको हाइड किया तो दिस इंटू दिस A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, आराम से देख लो, सेम टू सेम लिखा है, ये सेम टू सेम लिखा है, ये सेम टू सेम लिखा है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर अपना क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब हमने जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तब भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से एक नया मैं आपको और रिजल्ट बताती हूँ। याद आया कि हम ए ट्रांसपोज करते थे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना क्या था, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालो, बोथ आर इक्वल। भाई ये चीज़ें काम आती हैं, अभी तो लगता है कि हमने बीच में बता दिया। ए ट्रांसपोज क्या था कि रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता था उसको हम क्या कहते थे, ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्लियर होगी बात कि ए का डिटर्मिनेंट लो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी अपनी, सेम। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े पक्का? It follows from our property that A is a square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose. Jump on the second one. If any two rows or columns of a determinant be interchanged, the value of determinant is also changed in sign only. मतलब हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है मतलब साइन अलग हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, मतलब बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। तो आपको कोई भी दो रोज को चेंज करना है ना, तो मैंने कहा कि R1 और R3 को चेंज करना है तो दिस इज द वे, R1 और R3 को आपस में चेंज करेंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको मैंने भी लिखा A31 A32 A33, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ आ जाएगा A11 A12 और A13 और ये आ जाएगा एज इट इज A21 A22 A23। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये अपना एज इट इज इसको बी नाम दिया, तो ये क्या हो गया कि बी जो है हमारा माइनस ऑफ ए के इक्वल है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम दो इनको चेंज करेंगे इनका साइन माइनस लगा देंगे बाहर और जो लिखा है ये अपने अब माइनस ए के इक्वल आ चुका है। मतलब इसको ऐसे लिखो कि यहाँ पर हमने ए ही लिखा है कि मतलब है तो हमारा डिटर्मिनेंट ए है ना, लेकिन ये माइनस ऑफ ये हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? सपोज आपको किसी दो कॉलम्स को चेंज करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को, तो आप इस तरीके से करेंगे।
तो अब यहाँ पर इसके बाद करेंगे इन दोनों कॉलम्स को आपस में चेंज, तो एक माइनस बाहर और लगाएंगे तो माइनस ऑफ -1 क्या बन जाएगा प्लस, और कॉलम सेकंड कॉलम क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम A32 A22 A12 A31 A21 और A11 A33 A23 और A13। तो अगेन दिस इज प्लस, तो ये और ये सेम हो गई हैं वापस से, मतलब आप इनकी वैल्यू निकालोगे सो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी थ्री, हम इनको बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आराम से सारी प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 सेइंग इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो, मतलब सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के जीरो हैं तो डेफिनेटली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो, सबको पता है ना। ये तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया, उसके सपोज करो सेकंड रो के सारे एलिमेंट जीरो लिख दिए, A11 A13 A21 A23 A31 A33। अभी हमने पढ़ा था कि हमें उस रो या उस कॉलम को यूज़ करके इसको ओपन करना है जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा है, तो बोले मैम इसको यूज़ करेंगे तो इसमें सारे ज़ीरो हैं, तो यस इट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से बहुत इजीली क्लियर होता है कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके सारे एलिमेंट्स, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो, तो उसको उसका आंसर क्या आता है ज़ीरो। छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें, 2 0 1 0, आप इसको ओपन करेंगे 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, सो यू आर गेटिंग 0। एंड इन द सेम मैनर आप कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं और वहाँ पर काम करेंगे तो आपको सेम बात ही मिलने वाली है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर एंटर करिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। ये हमने अभी जो बात किया था ना, सेम टू सेम वही है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आपका उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। देखो, एक मैंने एक ए लिया, अब मैं ABCD में काम नहीं करती, 1 2 3 -1 0 -2 1 -1 एंड 1, सिंपल सा लेते हैं ना। तो इधर ए को कैलकुलेट करो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बी मैट्रिक्स लिया, सॉरी बी डिटर्मिनेंट, और इसके थर्ड कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 -3 और 3। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, बी को लिखा एक तरीके से 3 इंटू ए, बी मेरा डिटर्मिनेंट है, ए भी मेरा डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, या तो ऐसे समझ लो। ठीक है, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये भली मत देखो अभी, अब एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करें तो इसको यूज़ करके करेंगे प्लस माइनस, देख रहे हो जहाँ पर बीच में जाएंगे प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -1 है ना। अब डायरेक्ट करते हैं, इसको हाइट, तो 2 इंटू 1 2 माइनस -1 इंटू 3 -3। ठीक है, इधर ज़ीरो तो हटा दो, प्लस माइनस माइनस ऑफ -2, इसको हाइड करो, तो 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 2 2, तो ये 1 हो गया, ब्रैकेट 2 माइनस +3 +2, ये हो गया -3, तो यहाँ पर मिल गया 5 और ये मिल गया -1, दिस इज -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला बेटा अपन ने, -1। मैंने यहाँ पर इस मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट में इस थर्ड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट लिखा। अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड कोई मैजिक है तो देखते हैं। अगेन हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, तो प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट, इसको हाइट के 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 3 माइनस के 9। ठीक, जीरो तो जीरो बना देगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -2, ये मत सोचना कि माइनस ऑलरेडी है, वो तो एक नंबर है, हम इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको हाइट किया तो 1 इंटू -3 -3 माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक, माइनस 1 6 + 9 माइनस +2 और ये -3 -6 9,
ये कितना हो गया 15 माइनस 9 इंटू 2 18, तो ये आ चुका है -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल रहे थे, इसको लिखेंगे 3 इंटू -1, और -1 क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो कह रहा है कि आप अपनी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, so by this property we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। मतलब वो कह रहा है कि हमने ये प्रॉपर्टी एक तरीके से इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो मैं यहाँ से कॉमन भी तो निकाल सकती हूँ, उल्टा भी तो चल सकता है कि b दे रखा है तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लेकर के चली जाऊँ, 1 2 3 -1 0 -2 और 1 -1 1, राइट। तो यही कह रहा है नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, by this property we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। yes, definitely we can do, कर सकते हैं इस बात को, right। चलें, सेकेंड वन कह रहा है if corresponding elements of any two rows or column of a determinant are proportional in the same ratio then its value is 0। ये बात समझ में आई? एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया मैंने, ये 3 6 9 1 2 3, ठीक, एंड 1 -1 2। यहाँ पर इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेते हुए दिख रहा है, 3 ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब यहाँ पर ये सारे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये एक प्रोपोर्शनल में है, 3/1 है ना, इसमें भी 3/1 3/1 की रेशो में है, तो प्रोपोर्शनल में है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। कैसे? इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो मिलेगा 1 2 3, ये है 1 2 3 और ये है 1 -1 2। तो यहाँ से एक और बात सामने आ रही है कि ऐसी कोई भी डिटर्मिनेंट, बेटा ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखते चलना, ऐसा कोई भी डिटर्मिनेंट जिसके कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। क्या? कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। इसको भी प्रूव करते हैं, है ना। तो 3 लिखा, अब इसी को यूज करके ओपन करना स्टार्ट करते हैं। 1 फर्स्ट रो को यूज करके ओपन करते हैं 1, तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 × 2 4 -3 हो गया, तो ऐसे लिख दिया, प्लस -2 है ना, प्लस माइनस, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 1 × 2 2 -1 × 3 3। अब +3 पर आएंगे, ठीक है, रुक जाओ, इधर लिखते हैं। अब +3 की बात करेंगे, तो 3 वाला कॉलम और रो हाइड करेंगे, तो 1 × -1 -1 1 × 2 -2, तो 3 तो बाहर है, 4 + 3 -2, दिस इज -1 + 3 ब्रैकेट में -3, तो ये 3 बाहर है, 4 + 3 7 -2 और -9, कैन यू सी 7 + 2 9 -9। तो इससे हमने 2 बात निकाली हैं। लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो, इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जो है अपने आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। 1 2 3 1 2 3, इसका वैल्यू 0। तो सिमिलरली उसने बोला कि आपका कोई भी रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इनके प्रोपोर्शनल में है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम, या 3 कॉमन ले लिया तो सेम, तो इसके प्रोपोर्शनल में है, तो भी ऐसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। डन। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, if each element of any row or column is expressed as a sum of 2 or more than 2 elements terms, तो determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। आ जाओ, एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, a प्लस, रुक जाओ, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, a1 + b1 a2 + b2
A3 प्लस B3, मतलब एक ही रो में ऐसा लिख रखा है C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो फर्स्ट रो में यहाँ पर दो एलिमेंट्स का सम है, या तो पहला कॉलम या पहला रो या दूसरा कॉलम दूसरा रो। ऐसा नहीं कि A1 प्लस B1 यहाँ पे था, C2 प्लस D2 था तो भी करेंगे, नो। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, A1 C1 D1 A2 C2 D2 A3 C3 D3 प्लस, क्योंकि प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 तो प्लस आ गया, B1 B2 B3 आ जाएगा, C1 C2 C3 हो गया, D1 D2 D3 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया टू डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में। बहुत इजीली आप देखो कि सिर्फ एक रो की, पर्टिकुलर रो की बात चल रही है ना। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट ऊपर हैं कुछ एलिमेंट नीचे हैं तो आप इनको कर पाएंगे। एक रो को पूरे में हमने इस तरीके से कर दिया। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या ईच एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम, और डिफरेंस में भी हो सकता है, of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum, और सम नहीं होता तो डिफरेंस ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। यहाँ पे प्लस में सपोज करो E1 प्लस E2 प्लस E3 होता तो हम थर्ड बना देते, E1 E2 E3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। क्लियर है। चलिए अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड अंडर अ कॉलम ऑपरेशन। कॉलम पर भी लगा सकते हैं और रोज पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने कैसे लगाया, कॉलम आई पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तीन कॉलम है आई जे के, तीन रोज हैं आई जे की, है ना। तो आई पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आई वाला जो कॉलम है उसमें मैंने कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड नहीं किया, लेकिन जे और के में जो मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। ठीक सिमिलरली ith रो पर आप ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, ith रो पर, तो ith रो में कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया और बाकी की रोज को यूज करके हम कर सकते हैं। रो में रो का ही ऑपरेशन लगेगा, कॉलम में कॉलम का ही लगेगा। तो ऐसा करने से हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो एज इट इज ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने ऐसे लिखा 813 -125 013, ठीक है। एक बार में या तो रोज पर लगाओगे या कॉलम पर, ऐसा नहीं कि यहीं पर मैं पहले स्टेप में रोज और कॉलम सब पर ऑपरेशन लगा दूं। एक बार में रोज पर ही लगता है, ठीक है, या एक बार में कॉलम पर ही लगता है। तो मैंने ऑपरेशन लिखा कि रो 1, तो रो 1 माइनस रो 3 या रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3, कुछ भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर रो 2 पर भी लगा सकते हैं, रो 2 माइनस रो 3। तो देखो हमने क्या किया, इस R1 और इस R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं बाय यूजिंग दिस R3। तो R3 को यूज करके ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम R3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, R3 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब एक टाइम पर हम एक रो को अनऑल्टर्ड रखेंगे और उसको यूज करके इधर और इधर ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। मतलब एक R3 है जो एज इट इज रहेगा, उसको यूज करके ऑपरेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर जो नया बनेगा A क्या रहेगा, 8 - 0 1 - 1 3 - 3 -1 - 0 2 - 1 5 - 3, और ये एज इट इज रहेगा 0 1 और 3। और यस इनका वैल्यू सेम रहेगा, जो उधर है वही इधर रहेगा। अभी देखते हैं 8 0 0 -1 1 2 0 1 3। ऑपरेशंस लगाने से देखो वहाँ पे ए को कैलकुलेट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, यहाँ पर बहुत सिंपल हो गया। तो 8 को यूज़ किया, इसको हाइट के 1 × 3 3 -1 × 2, तो ये आ गया है अपना 8। सेम टाइम पर मैं आपको यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट दिखाती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसको यूज़ कर लें 8, इसको हाइट क्या है 3 × 2 6 -1 × 5 5 प्लस माइनस ऑफ -1। अब इसको हाइट क्या है, इसको हाइट क्या 3 × 1 3 -3 × 1
3 कट गया और ये हो गया 8 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 8। देखो वैल्यू सेम निकली है। तो आप जिस रो पर ऑपरेशन लगा रहे हैं उस रो में कुछ भी साइन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनऑल्टर्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। अब आ जाओ, बड़ा बढ़िया इसका ही कुछ रिमार्क्स हम लोग बात करेंगे। इफ डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन आर आई के आर आई, मतलब अभी हमने क्या बोला कि जिस रो पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जिस रो पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उस रो पे हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। अब उसका भी मैंने एक तोड़ निकाल दिया, मैंने क्या बेसिकली तोड़ निकाल के दे रखा है कि आपने आर आई पर ऑपरेशन लगाना था तो आपने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, उस रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको नया नाम दे दिया डेल्टा वन इज इक्वल टू के। बेसिकली आर आई जो किया है ऑपरेशन उस वाली डिटर्मिनेंट को आपने क्या नाम दे दिया बच्चों, डेल्टा वन। और हमारी पहले रो क्या थी, सॉरी पहले डिटर्मिनेंट थी डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू डेल्टा बन जाएगा। देखो डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग आर आई पर के आर आई कर दिया, तो या फिर सी आई पर कर दिया के सी आई टू द डिटर्मिनेंट डेल्टा, तो नया डेल्टा वन क्या हो जाएगा, के डेल्टा। मतलब आपने उसको मल्टीप्लाई किया है तो बेसिकली हम डिवाइड भी कर रहे हैं, एक तरीके से क्या हो रहा है, डिवाइड में जा रहा है बाहर, है ना। या फिर उसको नया तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा एक डिटर्मिनेंट है ए, है ना, ए है 2 3 5 1 0 0 व्हाटएवर, तो मैंने लिखा रो 1 के लिए कि रो 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्वीटहार्ट आपको बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 बाई 2 3 बाई 2 5 बाई 2, क्योंकि मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करो कि हम 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर दे लाइक दैट। क्लियर है, समझ आ गया। ओके नाउ यहाँ पर कह रहा है सेकेंड वन, इफ मोर देन वन ऑपरेशन like Ri, K, Rj is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in another operation. Are you getting this thing? कि हमने यहाँ पर पहले R1 पर ऑपरेशन लगाया तो अब R1 को यूज नहीं कर सकते उसी सेम ऑपरेशंस में। हमने इसीलिए क्या किया, सिर्फ R3 को यूज किया R1 और R2 को चेंज करने में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले R1 और R3 पर लगा दिया, अब R1 को यूज़ करके R2 पर लगा देते हैं, तो बहुत ऐसे खिचड़ी बना दी। बहुत सॉर्टेड रखना है, R3 पर हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना या R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, तो अकेले R1 को यूज़ करके R2 और R3 को ऑपरेशन लगाएंगे। उस प्रोसेस में R2 और R3 को हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। वही कह रहा है कि आपने RI पर ऑपरेशन लगाया है ना, तो क्या करना है उसी स्टेप में जो अफेक्ट हुई है रो, कौन सी रो अफेक्ट हुई है, RI, तो उस पर कोई भी ऑपरेशन करने में यूज नहीं करना। अ सिमिलर रिमार्क अप्लाइज टू कॉलम ऑपरेशन। आर यू गेटिंग दिस थिंग कि आपने जिस रो पर ऑपरेशन लगाया है वो अफेक्टेड हुई है, तो उस अफेक्टेड रो या कॉलम को किसी दूसरा ऑपरेशन लगाने में यूज नहीं करना है। क्लियर, समझ आ गया सबको। चलिए, there is a question, show that a b c a plus 2x a b plus 2y c plus 2z x y z is equal to 0। अब आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, अब क्या होगा बच्चों कि इनको विदाउट एक्सपेंशन, अब आप इसको ओपन नहीं कर सकते, एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हमें अप्लाई करनी है प्रॉपर्टीज़। तो अभी मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर कॉलम रो में 2 का सम हो रहा है, तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी, इधर ए बी सी लिखा मैंने और एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस इनके बीच में साइन प्लस है, किसी भी रो में हो सकता है, किसी भी कॉलम में ए बी सी एज इट इज। यहाँ पे क्या था 2x 2y और 2z, और यहाँ पर क्या है x y z। देखो यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी दो रो आइडेंटिकल हैं उसका वैल्यू 0। वाओ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। अगेन 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू भी 0 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यू आर गेटिंग 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। और इसी को आप मैनुअली ओपन करने बैठोगे ना, आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, बट आपका जो तरीका है वो गलत होगा, मार्क्स जो मिलेंगे 0, क्योंकि वो इसीलिए दिया है क्वेश्चन और आपको जो टाइम लगेगा वो अलग। तो हमें
प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। बस अब मैं और नहीं पढ़ाने वाली, डोंट वरी। मुझे पता है आप लोग एकदम थक गए हो, मैम बस करो, आज तो बहुत ही आपने करा दिया है सिलेबस, है ना। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, आज हमने डिस्कस कर लिया सारा डिटरमिनेंट क्या होता है, किस तरीके से 3/3 डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, एलजेब्रा भी डिस्कस कर लिया मल्टीप्लिकेशन वाला, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट की भी बात कर ली। सो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके आना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज 1 है ना एनसीईआरटी का, वो पूरा का पूरा आप कर सकते हैं कवर। इनफैक्ट एक्सरसाइज 2 से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमें अपने डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज हमने थ्योरी ज़्यादा क्वेश्चन कम किए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको सारी थ्योरी ना एकदम यहाँ पर सेटल होनी चाहिए, सो दैट वी कैन डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सो आर यू गाइज रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास? ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।